I'm your biology teacher Suman Chaudhary. As you know, we are continuing with our 5th chapter Principles of Inheritance and Variations. अभी तक हम इसके 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पहले में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा। सेकेंड लेक्चर में हमने मेंडल की लाइफ के बारे में पढ़ा कि कहाँ पर वो पैदा हुए, किस तरह से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को किया, कौन से प्लांट पर किया, ये सारी चीज़ें हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। एंड इन टुडे लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सक्सेसफुल ऑफ मेंडल, यानी कि जो भी मेंडल ने काम किया था अपनी लाइफ में, अनफॉर्चुनेटली दैट वर्क वाज नॉट कंसीडर्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, यानी उनके जिंदा रहते हुए किसी ने भी उनके काम को कंसीडर नहीं किया, या मैं कहूँ कि वो काम नोटिस नहीं किया गया। इसी वजह से उनकी लाइफ के ख़त्म होने के बाद आफ्टर हिज डेथ, एटलीस्ट आफ्टर 34 ईयर्स, और उनकी जो डेथ है उसके आफ्टर 16 ईयर्स, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए उसके अकॉर्डिंग लगभग 34 ईयर्स, और जब उनकी डेथ हुई इन 1884, वहाँ से उनके जो एक्सपेरिमेंट थे उससे 34 ईयर्स तक उनके काम को कोई कंसिडरेशन नहीं मिला। अब कुछ साइंटिस्ट आए जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, लाइक बैटिसन थे, और भी कुछ साइंटिस्ट थे जैसे हुगो डे व्रीज थे। उन्होंने उनके वर्क को दोबारा से रीस्टडी किया और उसके बेस पर उन्होंने कुछ चीज़ों को एनालिसिस किया, और उनके वर्क को हम आज भी जेनेटिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं, और उन्हीं के किए गए कामों को बेस समझकर उसके अकॉर्डिंग हम अपने जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट रीज़न जो था मेंडल के सक्सेस होने का, वो था मेंडल सेलेक्टेड ओनली प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ पी। मैंने पहले भी बताया आपको, प्योर ब्रीडिंग का मतलब होता है कि अगर हम कोई टॉल प्लांट ले रहे हैं तो वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। बाय द सेल्फ पॉलिनेशन हम इस तरीके की ट्रू ब्रीडिंग लाइंस को ऑब्टेन करेंगे। ट्रू मीन्स जो होमोजाइगस हैं, ब्रीडिंग लाइंस यानी कि उनके अंदर कोई भी हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं होगी। इन द केस ऑफ पेरेंट्स, इफ दे आर रिसेसिव तो हम उनको होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में लेंगे। अगर वो डोमिनेंट है तो हम उनको होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में लेंगे, यानी वो प्योर होंगे, उनके अंदर कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी। और ये बात कहाँ होगी? ये होगी पेरेंट्स के केस में। करेक्ट? बात समझ में आई? नेक्स्ट था मेंडल सेलेक्टेड ओनली दोज ट्रेड हु डू नॉट शो द लिंकेज और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अभी हम लिंकेज और कोडोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस को नहीं समझ पाएंगे। जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो ये वाली चीज भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। लेकिन मेंडल ने जो पी प्लांट सेलेक्ट किए थे वो ऐसे पी प्लांट थे जो कि लिंकेज या इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो नहीं करते थे। नाम से कुछ समझ में आ रहा हो ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी उन्होंने ब्लेंडिंग के बारे में कोई बात नहीं कही थी। ब्लेंडिंग का मतलब होता है, सपोज करिए एक हमने टॉल प्लांट लिया, एक हमने ड्वार्फ प्लांट लिया। अब इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी वो ना तो टॉल होगी ना वो ड्वार्फ होगी, वो कैसी होगी? मीडियम हाइट की होगी। तो मेंडल इस चीज को बिल्कुल सिरे से खारिज करते थे कि कैरेक्टर्स में ब्लेंडिंग नहीं होती है, या तो कैरेक्टर डोमिनेंस होता है या कैरेक्टर रिसेसिव होता है, लेकिन उनके बीच में कोई ब्लेंडिंग नहीं होती, जिसकी वजह से एक मिड प्रोडक्ट निकल के बाहर आए। इसीलिए मैं इस चीज़ को छोड़ रही हूँ अभी, क्योंकि कहीं कहीं पे ब्लेंडिंग भी शो होती है। उस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, डोंट वरी, हर एक चीज़ को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है मेंडल स्टडीड ओनली 1 or 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम। कहने का मतलब मेंडल ने एक टाइम पे 1 या 2 कैरेक्टर की ही स्टडी की थी। जैसे या तो उन्होंने हाइट के बारे में बात करी, या उन्होंने कलर के बारे में बात करी, या उन्होंने सीड के साइज शेप की बात करी,
कहने का मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करने के लिए सिलेक्ट नहीं किया, या तो एक या फिर दो, इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स को उन्होंने एक समय में स्टडी नहीं किया। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर वो एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करते तो डेफिनेटली वहाँ पर एक जो रिजल्ट, ऑथेंटिक रिजल्ट आना चाहिए, वो नहीं आता। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जैसे आज हमारे पास कैलकुलेटर है, डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस हैं बाय विच वी कैन मेक आवर स्टडी इजी, बाय विच वी कैन मेक आवर वर्क सो इजी। उस समय पर ऐसा नहीं था। मेंडल जो भी कुछ करते थे वो अपने हाथों के थ्रू, अपनी डायरी में नोट करने के थ्रू करते थे। उस समय कोई भी डिवाइस नहीं थी जो उनकी हेल्प करती डाटा कलेक्ट करने में। अभी आगे पता चलेगा कि अगर वो ज़्यादा कैरेक्टर को लेते तो वहाँ पर मिक्स एंड मैच हो जाता और कोई भी रिजल्ट हमको ऑथेंटिक नहीं मिलता, सही रिजल्ट नहीं मिलता, जो कि मेंडल का फेलियर होता। लेकिन मेंडल ने बहुत समझदारी के साथ काम किया और एक टाइम में एक या दो कैरेक्टर को ही स्टडी के लिए सेलेक्ट किया। नेक्स्ट बात है, ही स्टडीज इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फॉर 3 और मोर जनरेशन। मेंडल से पहले के जो साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे कि जैसे उन्होंने कोई क्रॉस कराया और उसको एक या दो जनरेशन तक किया और उसके बाद उसको खत्म कर दिया। लेकिन मेंडल ने F1, F2, F3, F4 और सो ऑन, यानी उन्होंने अपने रिजल्ट को पूरी तरह से चेक करने के लिए सिर्फ एक या दो जनरेशन तक ही क्रॉस नहीं कराए, इवन उन्होंने 3, 4 और सो ऑन जनरेशन्स तक अपने क्रॉस को कराया ताकि उनको प्योर रिजल्ट मिल सके। और आज भी हम उनके दिए हुए उन रिजल्ट को फॉलो करते हैं क्योंकि वो बिल्कुल सॉलिड स्टडी के बेस पर दिए हैं। सिर्फ तुक्का नहीं मारा उन्होंने कि भाई F1 जनरेशन में ऐसा हो गया, F2 में ऐसा हो गया, इसके बाद ऐसा ऐसा होता चला जाएगा। नहीं, उन्होंने बाकायदा आगे की जनरेशन्स में भी क्रॉस किए और जीनोटाइप फिनोटाइप उसी के बेस पे दिया। नेक्स्ट है, ही रिकॉर्ड ऑफ एवरी क्रॉस एंड रिकॉर्डेड वेरी प्रिसाइसली। कहने का मतलब उन्होंने बहुत सारे पी प्लांट लिए अपने एक्सपेरिमेंट के लिए और हर एक प्लांट का रिकॉर्ड रखा और उनको बड़ी अच्छे तरह से रिकॉर्डेड करने के बाद मेंटेन किया। यानी कि उन्होंने हजारों, भाई एक आध प्लांट तो उन्होंने लगाया नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट यही है हमारा, ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट फॉर सेम ट्रेट। सपोज करें उन्होंने एक ही ट्रेट को लिया, सपोज करिए उन्होंने हाइट के बारे में बात की, तो ऐसा नहीं है कि एक या दो या तीन या 10 या 20 या 50, नो, उन्होंने 1000 to 100 प्लांट पर सिर्फ एक ही कैरेक्टर को देखने के लिए क्रॉस कराए। ऑब्वियसली सी बात है, जब इतना उन्होंने प्रिसाइसली उस काम को किया, ध्यान से काम को किया, तो भाई रिजल्ट बिल्कुल ऑथेंटिक आना ही था। वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई ब्लंडर की चांस ही नहीं थी। और ये बात जो उन्होंने बोला, लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स, कहने का मतलब उनका जो सैम्पलिंग साइज था वो बहुत लार्ज था। सैम्पलिंग साइज का मतलब यही कि उन्होंने बहुत सारे प्लांट के ऊपर एक ही कैरेक्टर को एक बार में कंसीडर किया था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक प्लांट लिया, उन्होंने हाइट की भी बात करी, सपोज करिए उन्होंने पॉड शेप की भी बात करी, फ्लावर कैसे हैं, एक्साइल हैं, टर्मिनल है, उसके बारे में भी बात की हो, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने एक बार में एक ही कैरेक्टर को सेलेक्ट किया और उसी के क्रॉस कराए जिससे कि रिजल्ट बहुत प्योर आ सके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, he precisely conducted self pollination। as I told you in first point, उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन के ऊपर बहुत जोर दिया क्योंकि वो प्योर ब्रीडिंग लाइंस पाना चाहते थे। प्योर ब्रीडिंग लाइंस का मतलब यहाँ पर इम्प्योरिटीज का कोई चांस नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा है बच्चों। और मैं पिछले लेक्चर में आपको सेल्फ, क्रॉस, इनके बारे में बहुत अच्छे तरह से बता चुकी हूँ कि कैसे हम अगर क्रॉस पॉलिनेशन कराना चाहते हैं तो कैसे हम इमैस्कुलेशन और बैगिंग करेंगे, और अगर हमें सेल्फ पॉलिनेशन भी कराना है तो किस तरह से अपने फ्लावर को, स्टिग्मा को हमें प्रोटेक्ट करना है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर, आप देख लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको। नेक्स्ट है he used statistical methods and law of probability to analyze his result। अब जो जेनेटिक्स के केस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि हमारे मेंडल साहब ने जेनेटिक्स में यानी बायोलॉजी में मैथमेटिक्स को इंक्लूड किया, जो उनके लिए एक पॉजिटिव बात भी थी और साथ ही एक नेगेटिव पॉइंट भी था, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने उनके काम को थोड़ा सा अननोटिस्ड भी किया, और मैं कहूँ कि अनएक्सपेक्टेड किया, अनएक्सेप्टेड किया। ठीक है, अब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जहाँ मैथ आ जाता है वहाँ पर जो कैलकुलेशंस होती हैं वो बहुत क्लियर होती हैं, वहाँ पे कोई भी गलत होने के चांसेस नहीं होते हैं, वो बिल्कुल करेक्ट होती है। और इस चैप्टर के बारे में एक बात और कहना चाहती हूँ मैं आपको, ये चैप्टर अगर आपने एक बार समझ लिया, इफ द कॉन्सेप्ट आर क्लियर देन यू विल नेवर फॉरगेट दिस चैप्टर इन योर लाइफ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें कैलकुलेशंस पे हैं, जीनोटाइप फिनोटाइप का रेशो है, और वो एक कैलकुलेशन के बाद हमको मिलता है। अगर हमारी वो कैलकुलेशन सही हो जाएगी तो हमारा रिजल्ट कभी भी गलत नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप जेनेटिक्स को कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसमें थ्योरी सिर्फ नाम के लिए है, इसमें क्रॉस है, और डरने की ज़रूरत नहीं, वो ऐसे बहुत हुआ नहीं है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दोज। नेक्स्ट है he did not attempt to explain all variations found in his result but left them as such। कहने का मतलब कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जिनका मेंडल के पास कोई आंसर नहीं था, और उन्होंने कोशिश भी नहीं करी उनका आंसर देने की, उन्होंने उस चीज़ को एज इट इज़ छोड़ना ही बेहतर समझा। नागेली एक साइंटिस्ट थे और वो मेंडल के गुरु भी थे। जब उन्होंने इनहेरिटेंस की बात करी मेंडल ने, कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो नागेली ने उनसे पूछा कि भाई आप जो ये फैक्टर की बात कर रहे हैं, फैक्टर इज व्हाट? फैक्टर आर नोन एज जीन्स एट अ टाइम। अभी आज के टाइम में हम फैक्टर्स को जीन्स के नाम से जानते हैं, मैंने बताया है आपको पहले। तो जो नागेली थे उन्होंने ये बोला कि भाई जब आप कैरेक्टर्स को ट्रांसफर होने की बात कर रहे हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर एंड द रीजन इज फैक्टर, तो फैक्टर की फिजिकल एग्जिस्टेंस है क्या? क्या आप प्रूव कर सकते हैं कि फैक्टर कहाँ है, किस जगह प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट के अंदर? तो मेंडल के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, जो उनके फेवर में भी थी एक तरह से और उनके अनफेवर में भी थी। तो कहने का मतलब ये बात मेंडल प्रूव नहीं कर पाए कि किस तरह से जो हमारे फैक्टर्स हैं वो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। सो दीज पॉइंट्स आर फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द And now we will discuss about the why Mendel's work remained unnoticed for 34 years. Even his work was not appreciated for 34 years. अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बात बताई। अब हम बात करेंगे उन रीजंस के बारे में, उन फैक्टर्स के और फैक्ट्स के बारे में जिनकी वजह से मेंडल का जो वर्क था उनके लाइफ टाइम में अप्रिशिएट नहीं किया गया। सबसे पहली बात, कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी एट दैट टाइम। कम्युनिकेशन तब बहुत अच्छा नहीं था। हम बात कर रहे हैं 18th सेंचुरी की और आज हैं हम 20th सेंचुरी में। कहने का मतलब आज के ज़माने में अगर हम कोई बात या कोई चीज़ यूट्यूब पे या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई चीज़ आज अपलोड कर दें तो शाम तक पूरी दुनिया में वो घूम जाती है, सब लोगों को उसके बारे में पता चल जाता है। लेकिन
उस समय पे इतना फास्ट एंड फ्यूरियस कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था। इसकी वजह से भी जो मेंडल का वर्क है वो अननोटिस्ड रहा। सेकेंड बात है, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स फैक्टर्स responsible for transmission and expression of characters was not accepted। कहने का मतलब पहले के जो लोग थे, जो साइंटिस्ट थे, वो जीन्स या फैक्टर्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे, बिकॉज वी ऑलरेडी नो मेंडल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस द वर्ड फैक्टर। जिन्होंने ये बताया कि जो कैरेक्टर्स हैं वो जो ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन हो रहा है, और वी कैन से द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर दैट इज बिकॉज ऑफ फैक्टर, जिनको हम जीन्स बोल रहे हैं। ये जो बात थी उस समय पे कंप्लीटली लोगों के थ्रू एक्सेप्ट नहीं की गई। उन्होंने उस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, ही ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ जीन्स, या उस समय उनको वो फैक्टर कहते थे। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ये बात बताई थी कि जो मेंडल थे वो जीन्स के फैक्टर्स के फिजिकल एग्जिस्टेंस को बताने में असफल रहे। He was unable to explain the physical existence of genes or factors. Because of that, this theory was not accepted. Inheritance of character because of genes or factors. Next है, Mendel concept of using mathematics was very much new. कहने का मतलब जो बायोलॉजिस्ट थे उनको ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हुई कि भाई बायोलॉजी में मैथ कहाँ से आ गया, जो कि सारे साइंटिस्टों ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि भाई बायोलॉजी में मैथ आ ही नहीं सकता है। और बाद में मैथ के बेस पर ही, स्टैटिक्स के बेस पर ही सारे जेनेटिक्स के क्रॉस किए गए और रिजल्ट डिट्टो आए, जो कि मेंडल साहब अपने एक्सपेरिमेंट को करके छोड़ के गए थे। तो कहने का मतलब उस समय के जो बायोलॉजिस्ट थे उनको ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हुई कि भाई हम बायोलॉजी के हो गए मैथ की बात क्यों कर रहे हैं, हमारी बायोलॉजी में मैथ कहाँ से आ गया। तो वो उनके ईगो पे भी प्रॉब्लम थी, इसीलिए साइंटिस्ट ने अपनी बात को ऊपर रखा और मेंडल साहब की बात को उस समय नहीं माना। ही फेल्ड टू रिप्रोड्यूस रिजल्ट इन हॉकवीट और हेरेशियम प्लांट बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्योर लाइन इन हिज प्लांट। कहने का मतलब आपको याद होगा, मैं शुरू से एक बात बोल रही हूँ कि मेंडल साहब प्योर ब्रीडिंग प्लांट की बात करते थे, प्योर ब्रीडिंग लाइंस की बात करते थे, सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते थे। लेकिन साइंटिस्ट बोले कि भाई ये तो ऐसा प्लांट है हॉकवीट जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता ही नहीं है, जिसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। इसका रीज़न क्या हो सकता है, बिकॉज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मिलते हैं। तो वहाँ पर उनकी बात बिल्कुल किसी की समझ में नहीं आई कि आप प्योर ब्रीडिंग लाइंस की बात कैसे कर सकते हैं, ईदर दिस प्लांट इज नॉट शोइंग सेल्फ पॉलिनेशन, और वो इस बात को बताने में भी असमर्थ थे। दैट्स वाई उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वॉज बीइंग रॉक्ड बाय डार्विन्स थ्योरी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उस समय पे, जिस समय पे मेंडल साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस समय पे डार्विन साहब की थ्योरी आई थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और उससे जो साइंटिस्ट थे वो बड़े खुश थे और सहमत थे उनकी बातों से। तो दुनिया उसी नशे में थी, तो मेंडल साहब अपनी बात को कहते भी थे तो कोई साइंटिस्ट उनको सपोर्ट नहीं करता था, और ये भी एक रीज़न था कि उनके काम को नोटिस नहीं किया गया। नेक्स्ट है, मेंडल कंक्लूजन वाज अहेड ऑफ हिज टाइम। मेंडल साहब का जो काम था, जो कंक्लूजन्स उन्होंने निकाले, वो उस टाइम से बहुत आगे के थे, जिनको हम आज पढ़ रहे हैं, या 19th सेंचुरी से जिनके बारे में रिसर्च होना शुरू हुई, रीस्टडी होना शुरू हुई, वो 18th सेंचुरी के हिसाब से बहुत आगे की बात थी और लोगों को वो बात समझ में नहीं आई। इसी वजह से उनका काम अननोटिस्ड और अनएक्सेप्टेड रह गया। लोगों ने नोटिस तो किया, बिकॉज जब उन्होंने अपनी थ्योरीज दी, अपने जो क्रॉसेस थे उनके बारे में बताया,
तो लोगों ने सुना उनको, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाए। नोटिस तो हुआ उनका काम, पर आई वांट टू से कि अनएक्सेप्टेड रह गया, लोगों के थ्रू उसको स्वीकारता नहीं मिली। सो दीज आर द रीजंस, बिकॉज ऑफ दैट Mendel work was unnoticed or I must say unaccepted.